In this session, we will discuss UPSC prelims PYQ of 2021. Especially, we will discuss geography, environment, and ecology questions. 2021 यूपीएससी प्रीलिम्स में ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन से अबाउट 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्हीं क्वेश्चंस को सेशन के अंदर डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द ब्लैक कॉर्डन सॉइल ऑफ इंडिया हैज फॉर्म्ड ड्यू टू द विदरिंग ऑफ, करेक्ट आंसर इज बी, फिशर वोल्केनिक रॉक। ब्लैक कॉर्डन सॉइल इंडिया में फिशर वॉल्केनिक रॉक के विदरिंग की वजह से फॉर्म हुआ है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। Black cotton soil, also known as ragur soil, is derived from the withering of lava spread over the Deccan Plateau. ब्लैक कॉटन सॉइल विच इज ऑल्सो नोन एज रेगुलर सॉइल, ये डेक्कन प्लेटो के ऊपर स्प्रेड लावा के विदरिंग की वजह से फॉर्म हुआ है। ओरिजिन, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो वॉल्केनिक इरुप्शंस कवर्ड द डेक्कन रीजन विद बेसाल्टिक लावा। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो डेक्कन रीजन पर वॉल्केनिक इरुप्शंस कवर हुआ एंड बेसाल्टिक लावा की फॉर्म में कवर्ड हुआ। प्रॉपर्टीज, it is rich in clay, deep and impermeable, and has a high water retaining capacity. ब्लैक कॉटन सॉइल में क्ले कंटेंट हाई होता है, डीप एंड इम्परमेबल होती है ये सॉइल, एंड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इसका हाई होता है। इट इज कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल बिकॉज इट्स कलर इज ब्लैक एंड इट इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ब्लैक कॉटन सॉइल इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसका कलर ब्लैक होता है एंड कॉटन ग्रो के लिए आइडियल होती है। ब्लैक कॉटन सॉइल के साथ साथ कुछ अदर टाइप के भी सॉइल इंडिया में अवेलेबल हैं, सच एज एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, माउंटेन सॉइल। सभी टाइप के यहाँ पर सॉइल के बारे में डिटेल गिवन है एंड सभी टाइप के सॉइल्स में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2, with reference to Indus river system, of the following four rivers, three of them pour into one of them which join the Indus direct. Among the following, which one is such river that join the Indus direct? इंडस रिवर सिस्टम में मेनली 4 रिवर्स आती हैं। 4 रिवर्स में से 3 रिवर ऐसा है जो वन के साथ ज्वाइन होता है, देन वो वन रिवर इंडस रिवर के साथ ज्वाइन होती है। कौन सा रिवर है जो इंडस रिवर के साथ 3 रिवर्स के ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन होती है? मैप में हम देख सकते हैं इंडस रिवर जो है वो सबसे नॉर्थन साइड में है, उसके बाद सेकंड नंबर पर झेलम, नीचे चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि झेलम, चेनाब, रावी, व्यास ये सतलुज रिवर के साथ मीट हो रही है एंड देन सतलुज रिवर इंडस के साथ मीट हो रही है। सो करेक्ट आंसर इज डी, सतलुज रिवर। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। सतलुज नोट, based on recent hydrological interpretations and standard NCERT map, Satluj is the primary river that received the other before meeting the Indus. Recent hydrological interpretations and standard NCERT map के अकॉर्डिंग सतलुज रिवर ऐसा रिवर है प्रेजेंट में जो अदर रिवर के साथ मीट होती है एंड देन इंडस रिवर के साथ मीट हो जाती है। द पंजाब मीन्स 5 rivers consist of the झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एंड सतलुज। पंजनाद जो वर्ड है ये 5 रिवर के कॉम्बिनेशन से बना है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। कॉम्बिनेशन अगर किया जाए तो टोटल ये 6 रिवर होती है, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एंड सतलुज। The Jhelum join the Chenab, the Ravi join the Chenab, then the Byas join the Chenab। मैप में देख सकते हैं ये एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं। The Chenab then join the Satluj. Finally, the Satluj carried the combined water of 5 rivers to join the Indus directly near मिठानकोट। अगेन हम देख लेते हैं मैप के थ्रू। झेलम join the चेनाब, यहाँ पर लिखा हुआ है झेलम join the चेनाब, झेलम चेनाब को ज्वाइन कर रही है। द रावी join the चेनाब, रावी रिवर भी यहाँ पर चेनाब रिवर को ज्वाइन कर रही है। एंड ब्यास एंड सतलुज, यहाँ पर ब्यास ज्वाइन द सतलुज, ब्यास रिवर भी यहाँ पर सतलुज को ज्वाइन कर रही है। चेनाब देन ज्वाइन द सतलुज, उसके बाद चेनाब रिवर ने सतलुज को ज्वाइन किया है।
Finally, the Satluj carries the combined water of rivers to join the Indus. Finally, Satluj river इंडस रिवर को ज्वाइन कर रही है. अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे. इंडस वाटर सिस्टम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड. Indus water river system is lifeline of Pakistan and the northern state of India. इंडस रिवर सिस्टम वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिवर बेसिन है. द मेन रिवर इंडस. यहाँ जो ये पूरा रिवर सिस्टम है इसका मेन रिवर इंडस ही है. ओरिजिन नियर द मानसरोवर लेक इन तिब्बत एट सेंगी जेम्बो ग्लेशियर. इंडस रिवर का जो ओरिजिन होता है वो तिब्बत में मानसरोवर ग्लेशियर के थ्रू होता है. Course it flow northwest through Ladakh, entering India between the Ladakh and Jaskar range. It enters Pakistan near Chilaj in the Gilgit-Baltistan region. Mouth it finally discharges into the Arabian Sea mouth. 5 major tributaries पंचनाद जितने भी रिवर हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज इनका यहाँ पर फुल डिटेल दिया हुआ है. और इंडस रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है उससे रिलेटेड डिटेल गिवन है. इंडस रिवर ट्रीटी क्या होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर गिवन है. इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 brokered by the World Bank. This treaty governed the sharing of water between India and Pakistan. Eastern River, Ravi, Beas, Satluj. India has exclusive right over their waters. ईस्टर्न रिवर इसकी रावी, ब्यास और सतलुज है और इंडिया का इन रिवर पर फुल्ली राइट है. वेस्टर्न रिवर इंडस, झेलम, चेनाब allocated to Pakistan, but India is allowed run of the river hydrological project without changing the flow of storing large amount of water. Question number 3. Consider the following rivers. Rivers से related इस क्वेश्चन पेपर में मैंने क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ब्राह्मणी, नागावती, सुवर्णरेखा, वामसाधारा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबव राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट. इनमें से कौन कौन सा रिवर है जो ईस्टर्न घाट में राइज होता है. करेक्ट आंसर इज बी 2 and 4. नागावती एंड वामसाधारा ईस्टर्न घाट में राइज होती है. पिक्चर में हम देख सकते हैं यहाँ पर गिवन है और हर किसी रिवर के बारे में यहाँ पर सेपरेट डिटेल दिया हुआ अबाउट नागवेली रिवर. नागवेली रिवर के बारे में डिटेल और इसका यहाँ पर मैप भी गिवन है. नागवेली रिवर हम देख सकते हैं कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बिटवीन ये फ्लो होती है. उसी तरह से यहाँ पर नागावेली रिवर का क्या स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, कौन कौन से प्रोजेक्ट इसके ऊपर फॉर्म्ड हैं, ये सब यहाँ गिवन है. सेकंड नंबर पर वामसाधारा रिवर के बारे में डिटेल दिया हुआ है. पिक्चर में यहाँ पर इसकी लोकेशन है, ओरिजिन, कोर्स, बेसिन एरिया, मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट एंड डिस्प्यूट क्या है इससे रिलेटेड है. अबाउट ब्राह्मणी रिवर से रिलेटेड यहाँ पर डिटेल डिस्कशन डिटेल यहाँ पर गिवन है. उड़ीसा में ये फ्लो होती है. इसका कॉन्फ्लुएंस, लेंथ, बेसिन, माउथ पूरा डिटेल गिवन है. की ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सा, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट एंड इकोनॉमी क्या है, इंडस्ट्रियल हब, नेशनल वाटरवे 5, एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस क्या है, कौन सा नेशनल पार्क इसके अंडर है. नेक्स्ट सुवर्णरेखा रिवर के बारे में यहाँ डिटेल है. सुवर्णरेखा रिवर का यहाँ पर मैप में लोकेशन गिवन है. तो इस तरह से सभी रिवर का यहाँ पर डिटेल गिवन है. क्वेश्चन नंबर 4. विद रेफरेंस टू इंडिया, डिडवाना, कुचमैन, सारगोल एंड खाटू आर नेम्स ऑफ. करेक्ट आंसर इज डी. ये सैलिन लेक्स के एग्जांपल हैं. इट मीन्स डिडवाना, कुचमैन, सारगोल एंड खाटू ये राजस्थान की सैलिन लेक के एग्जांपल्स हैं. सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन. दीज आर ऑल सॉल्ट लेक लोकेटेड इन राजस्थान. ये सभी सॉल्ट लेक के एग्जांपल्स हैं, सभी राजस्थान में लोकेटेड है. डिडवाना is a famous playa lake in Nagaur district used for salt production. These lakes are remnant of the Tethys Sea or formed due to endocrine drainage in the arid Thar desert region. ये जो लेक है ये टेथिस सी की रेमनेंट रही है, यही वजह की सॉल्टी है. मोर अबाउट दीज लेक्स. नंबर 1 डिडवाना लेक.
Dadwana is one of the most prominent saltwater lake in Rajasthan, known for its unique chemical composition, type, apply or salty pen lake है. Economic importance. Unlike many other lakes, the salt produced here is unfit for human consumption because it contains a high level of sodium sulfate rather than sodium chloride. इंडस्ट्रियल यूज क्या है इसका, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये सब गिवन है. नंबर 2, कुचमन लेक, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, located near the town of Kuchman city. Characteristic, it is shallow, empirical lake that fills during the monsoon and dries up significantly in the summer. Uses like Didwana, it is used for the extraction of salt, supporting salt small scale salt industries. Context, it is part of the same geographical corridor as the Didwana and Sambar lake. Didwana and कुचमन लेक ये सेम डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ते हैं राजस्थान के, और लगभग लगभग दोनों ही लेक का जो सॉल्ट होता है वो कंजप्शन के लिए नहीं है. नंबर 3, सारगोल लेक. सारगोल, often referred to as Sargod, is a smaller saline lake located in the Sikar district of Rajasthan. सारगोल लेक राजस्थान के सिकार डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है. नेचर, इट इज अ लोकलाइज्ड सॉल्ट बेसन while less famous than Sambar or Didwana. It is part of the island drainage system of Rajasthan. Number 4, Khatu Lake, located in the Sikar district. This lake is often overshadowed by the religious fame of Khatu Syam temple. Type, a seasonal saline lake. ये एक seasonal saline lake है. Relevance, it belongs to the category of dance or runs. Shallow salt crusted depression, typically the Shekhawati region. Why are these lakes saline? क्वेश्चन में जो लेक्स गिवन है ये लेक saline क्यों है? From a geographical perspective, these lakes are remnant of the ancient Tethys. The high salinity is also attributed to aridity, capillary action, wind blow salt. सभी लेक्स का यहाँ पर कंपैरिजन गिवन है. क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स. अगेन रिवर्स रिलेटेड क्वेश्चन है. वामसाधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार, विच ऑफ द अबव आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ गोदावरी. इनमें से कौन कौन सा रिवर है जो गोदावरी का ट्राइब्यूटरीज है? करेक्ट आंसर इज डी, 2 and 3. इट मीन्स इंद्रावती एंड प्राणहिता ये गोदावरी रिवर के ट्राइब्यूटरीज हैं. So let's discuss the detail. Indravati, a major left-bank tributary of the Godavari, flowing through Chhattisgarh and Odisha. इंद्रावती रिवर गोदावरी के लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है और ये छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा से फ्लो होती है. प्राणहिता, द लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ द गोदावरी फाउंड बाय द कंबाइंड वाटर ऑफ द वारधा, वैनगंगा एंड पेनगंगा. प्राणहिता गोदावरी रिवर की लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है और ये वाडा, वैनगंगा एंड पेनगंगा की कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुई है. वामसाधारा, एन इंडिपेंडेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर. वामसाधारा एक इंडिपेंडेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है. इट मीन्स इस रिवर का कोई भी ट्राइब्यूटरी नहीं है. पेनार, एन इंडिपेंडेंट रिवर राइजिंग इन कर्नाटक एंड फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. कर्नाटक में राइज होती है, बे ऑफ बंगाल में फ्लो होती है. इट मीन्स वामसाधारा एंड पेनार रिवर ऐसी रिवर्स है जिनका कोई ट्राइब्यूटरीज नहीं है. अबाउट गोदावरी रिवर का यहाँ पर डिटेल है. गोदावरी रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन पेनिनसुलर इंडिया. पेनिनसुलर इंडिया का ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है. ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा एंड वृद्धा गंगा. इसको दक्षिण गंगा और वृद्धा गंगा के नाम से जाना जाता है. इट हैज कॉम्प्लेक्स ड्रेनेज, इंटर स्टेट वाटर शेयरिंग एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. ऑरिजिन, इट राइजेज फ्रॉम Trimbakeshwar in the Nasik district of Maharashtra in the Western Ghat at an elevation of about 1067 meter. गोदावरी रिवर महाराष्ट्र में about 1067 मीटर अबव से ये वेस्टर्न घाट में महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के त्रिम्बकेश्वर से राइज होती है. कोर्स, इट फ्लो फॉर अप्रोक्सीमेटली 1465 किलोमीटर थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा. 5 स्टेट को ये रिवर ड्रेन करती है. 5 स्टेट को ये कवर करती है. अगेन महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा. बेसिन, इट्स बेसिन इज द सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया आफ्टर द गंगा.
covering nearly 10% of the country's total geographical area. ये रिवर कंट्री की ओवरऑल ज्योग्राफिकल एरिया का अबाउट 10% कवर करती है। गंगा रिवर के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट बेसिन वाली रिवर है माउथ। It empties into the Bay of Bengal through a large delta, primarily in the east and west Godavari district of आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है और लार्ज डेल्टा यहाँ पर बनाती है। Important tributaries. The Pranhita is the largest tributary of the Godavari, covering the combined water of the Penganga, Vada and Venganga. यहाँ पर टेबल गिवन है कि कौन कौन सी इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। मेजर प्रोजेक्ट एंड डैम कौन कौन से हैं गोदावरी रिवर पर। द रिवर इज अ लाइफ लाइन फॉर एग्रीकल्चर एंड पावर इन द डेक्कन। कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, पोलवरम प्रोजेक्ट, अ मेजर मल्टीपर्पज नेशनल प्रोजेक्ट करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट तेलंगाना का प्रोजेक्ट है। जायकवाडी डैम महाराष्ट्र में है, लोकेटेड नियर पैठान। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्थ डैम इन इंडिया। ये इंडिया में लार्जेस्ट डैम के तौर पर इसको देखा जा रहा है, जायकवाडी डैम, जो कि महाराष्ट्र में है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट, अ मेजर डाइवर्जन डैम इन तेलंगाना। कल्चरल एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? कुंभ मेला हेल्ड एट नासिक, वन ऑफ द 4 सैक्रेड साइट फॉर दिस मास पिलग्रिमेज। महाराष्ट्र नासिक में जो कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है वो गोदावरी रिवर के बैंक पर ही किया जाता है। पैथान, द एंशिएंट कैपिटल ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी, इज लोकेटेड ऑन इट्स बैंक। पापी कोंडा नेशनल पार्क, द रिवर फ्लो थ्रू द स्पेक्टेकुलर गोर्ज इन द पापी हिल्स इन आंध्र प्रदेश। पापी हिल्स आंध्र प्रदेश में है और गोदावरी रिवर इन हिल्स में एक स्पेक्टेकुलर गोर्ज फॉर्म करती है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन द गोदावरी डेल्टा। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी गोदावरी डेल्टा में ही लोकेटेड है। करंट इश्यूज, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश रिगार्डिंग गोदावरी वाटर एलोकेशन। गोदावरी वाटर एलोकेशन से रिलेटेड यहाँ पर 3 स्टेट के बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट है, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। रिवर इंटरलिंकिंग, द गोदावरी कावेरी लिंक इज अ मेजर proposed project अंडर द नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के अंदर गोदावरी और कावेरी रिवर को लिंक करने के लिए एक मेजर प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है। गंगा एंड गोदावरी रिवर के बिटवीन क्या डिफरेंस है? सोर्स, गंगा हिमालयन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, गोदावरी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। नेचर, गंगा पेरेनियल रिवर है, गोदावरी सीजनल रेन रिवर है। गंगा का जो लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है, गोदावरी 1465 किलोमीटर है। गंगा सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करती है, गोदावरी गोदावरी डेल्टा फॉर्म करती है। क्वेश्चन नंबर 6, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। इनमें से कौन सी क्रॉप है जो लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप है? इट मीन्स वाटर तो कंज्यूम ज्यादा कर रही है बट प्रोडक्टिविटी उसके कंपेयर में वेरी लेस है। करेक्ट आंसर इज शुगर केन, बिकॉज सनफ्लावर, पर्ल मिलेट एंड रेड ग्राम वाटर कम नीड होता है बट प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। बट शुगर केन एक ऐसा क्रॉप है जहां पर यूनिट ऑफ वाटर के हिसाब से प्रोडक्टिविटी वेरी लेस होता है। So let's discuss the detail. What is water efficiency? Water efficiency refers to the amount of crop produced per unit of water used. Sugarcane is a long duration crop, about 10 to 12 month का इसका duration होता है, that require heavy irrigation about 1500 to 2500 millimeter. In contrast, pearl millet, bajra, red gram, arhar, and rain-fed hardy crop with very low water requirement. Question number 7. Leaf litter decomposes faster than in any other biome, and as a result, the soil surface is often almost bare. Apart from trees, vegetation is largely composed of plant forms that reach up into the canopy vicariously. By climbing the trees or growing as epiphytes rooted in the upper branches of tree. This is the most valuable description of correct answer is D, tropical rainforest. Let's discuss the detail. Decomposition. High temperature and humidity in tropical rainforest called rapid bacterial action.
breaking down a leaf litter amount almost instantly. Soil, because of rapid uptake by plants and leaching by heavy rain, the soil is actually quite nutrient poor. यहाँ की जो soil होती है nutrient poor होती है. Structure, rainforests are famous for epiphytes, plant growing on others, and lianes, woody creepers that strive to reach sunlight in the dense canopy. Rainforest epiphytes के लिए फेमस है. Epiphytes means one plant other के ऊपर ग्रो होने लगता है. अबाउट रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड यहाँ पर डिटेल है. ऑफन डिस्क्राइब एज द लंग्स ऑफ प्लैनेट बिकॉज ऑफ देयर मैसिव रोल इन एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन. बिकॉज रेन फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को मैसिव तौर पर एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. दैट इज वाई दिस फॉरेस्ट आर नोन एज लंग्स ऑफ प्लैनेट. They are characterized by high rainfall, dense vegetation, and incredible biodiversity. Broadly, they are divided into two types. Two types में इनको broadly divide किया जा सकता है: tropical and temperate. Tropical found near the equator. Temperate found in cooler coastal regions. The vertical structure it means रेन फॉरेस्ट की अलग अलग लेयर्स होती हैं. पिक्चर में हम देख सकते हैं. सबसे अबव लेयर इमर्जेंट लेयर होता है, सेकंड कैनोपी लेयर, थर्ड अंडर स्टोरी लेयर, फोर्थ फॉरेस्ट फ्लोर. सभी का डिटेल यहाँ पर गिवन है सभी लेयर्स के बारे में. रेन फॉरेस्ट का जो कैरेक्टर है उसमें हाई रेनफॉल की इसको रिक्वायरमेंट होती है अबाउट 1750 mm टू 2000 mm एनुअली. न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल, यहाँ पर जो सॉइल होती है वो न्यूट्रिएंट पुअर होती है. बायोडाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में ये रिच है. वाइल कवरिंग लेस देन 6% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस, ओनली अर्थ पर 6% एरियाज में ही ये अवेलेबल हैं. बट वर्ल्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज की 50% के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मेजर रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एमेजोन साउथ अमेरिका में लोकेटेड है. सिग्निफिकेंस, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पैन 9 नेशंस. कॉन्गो बेसिन अफ्रीका में लोकेटेड है, सेकंड लार्जेस्ट, क्रिटिकल फॉर स्टेबलाइजिंग द ग्लोबल क्लाइमेट. साउथ ईस्ट एशियन, इंडोनेशिया मलेशिया में है, फेमस फॉर बीइंग द मोस्ट एंशिएंट एंड होम टू ओरंगेटन्स. डेंट्री ऑस्ट्रेलिया में है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रेन फॉरेस्ट ऑन द अर्थ. क्वेश्चन नंबर 8, with reference to the cultivation of kharif crop in India in the last 5 years, consider the following statement. लास्ट 5 ईयर्स में खरीफ क्रॉप से रिलेटेड ये डाटा है और 2021 का क्वेश्चन है, तो ये डाटा को कोई प्रेजेंट में रेलेवेंस नहीं है. बट यहाँ पर हम खरीफ, रबी और जायद क्रॉप के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे. टाइप्स ऑफ क्रॉप इन इंडिया. नंबर खरीफ क्रॉप, मॉनसून क्रॉप के नाम से भी इसको जाना जाता है. सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट रेन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन. साउथ वेस्ट मानसून सीजन से जो फर्स्ट रेन होता है उसके बिगिनिंग के ड्यूरिंग इसको सोन किया जाता है. सोइंग सीजन जून, जून टू जुलाई. हार्वेस्टिंग सीजन सितंबर अक्टूबर. क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, दे रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड अ लॉट ऑफ वाटर. हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है एंड हैवी रेनफॉल की इन्हें रिक्वायरमेंट होती है. मेजर क्रॉप क्या क्या है इसके अंदर? राइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप, मैजे, ज्वार, बाजरा, मिलेट्स, पल्सेस, तूर, अड़द, मूंग, उड़द. कॉमर्शियल क्रॉप कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये इसके लिए मेजर क्रॉप है. नंबर 2 रबी क्रॉप, विंटर क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है. दीज क्रॉप आर सोन एज द मॉनसून रिट्रीट एंड विंटर सीजन बिगिंस. सोइंग सीजन अक्टूबर टू दिसंबर. हार्वेस्टिंग सीजन अप्रैल टू जून. Climate requirement, they need a cool growing season and a bright sunshine during ripening. They are less dependent on monsoon and rely more on irrigation or western disturbances. मेजर क्रॉप्स कौन कौन से है इसके अंडर? वीट द स्टेबल रबी क्रॉप, बार्ली, पीज, ग्राम, मस्टर्ड, लिनसीड. नंबर 3 जायद क्रॉप, समर क्रॉप के नाम से भी इसको जाना जाता है. दिस इज अ शॉर्ट सीजन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन, मोस्टली ड्यूरिंग द पीक समर मंथ. खरीफ एंड रबी के बिटवीन ये शॉर्ट सीजन क्रॉप है. Sowing and harvesting time March to June. Climate requirement high temperature and dry weather. They are mostly grown on irrigated land. Major crops watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and fodder crop. Sugarcane. Not sugarcane is actually a perennial crop that stay in the field for almost a year, but is often planted during this time. इसी टाइम पर यानी जायद क्रॉप जिस टाइम पर ग्रो की जाती है उसी टाइम पर ये
प्लांटिंग किया जाता है। यही वजह है कि शुगर केन को जायद क्रॉप के अंदर रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट? नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट प्रिपेयर करने के लिए किसका यूज किया जा सकता है? करेक्ट आंसर इज बी, लेमन ग्रास। एक्सप्लेनेशन: लेमन ग्रास is widely known for its essential oil, citronella oil, which act as a natural repellent against mosquitoes and other insects. मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट के अगेंस्ट नेचुरल रेपेलेंट के तौर पर एक लेमन ग्रास से बनने वाला एक ऑयल है, सैम्बोपोगन, इसका यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ पेयर्स गिवन है, लेफ्ट साइड में वेटलैंड और लेक गिवन है, राइट साइड में लोकेशन गिवन है। नंबर 1, होकेरा वेटलैंड इन पंजाब, दिस इज रॉन्ग बिकॉज होकेरा वेटलैंड पंजाब में नहीं है, दिस इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड, रेणुका वेटलैंड इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश, दिस इज राइट। रुद्र सागर लेक, दिस इज सिचुएटेड इन त्रिपुरा, दिस इज ऑल्सो राइट। Sastamkota Lake, not in Tamil Nadu, it is situated in Kerala. So correct answer is B. Only 2 pairs correct है, other pairs इसके wrong है. So let's discuss the detail. Hokera wetland is in Jammu and Kashmir. Renuka wetland is in Himachal Pradesh. Rudra Lake is in Tripura. Sastamkota Lake is in Kerala, not Tamil Nadu. Question number 11. With reference to the water on the planet Earth, consider the following statement. अर्थ पर जो प्योर वाटर होता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, दिस इज रॉन्ग बिकॉज रिवर एंड लेक में जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो ग्राउंड वाटर से ज़्यादा नहीं है, जबकि ग्राउंड वाटर में ज़्यादा होता है रिवर एंड लेक के कंपेयर में। तो स्टेटमेंट 1 is wrong. Statement 2, amount of water in polar ice cap and glaciers is more than the amount of groundwater. This is right because polar ice cap and glaciers में जो amount of water है वो ground water के compare में large है. This is also right. So correct answer is B. Only 2 statement correct है. So let's discuss the detail. Fresh water distribution is as follows. Glacier ice cap 68.7%, groundwater 30.1%, surface water like lakes, rivers 0.3%. Therefore, groundwater is far more than rivers, lake, but glacier hold more than groundwater. Question number 12. Consider the following statement. कुछ स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। अबाउट 5 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। Statement of 1, moringa drumstick tree is a leguminous evergreen tree, this is wrong because moringa drumstick ट्री जो होता है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है, ये डेसिडुअस फॉरेस्ट का एग्जांपल है। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2, टैमरिन ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया, दिस इज रॉन्ग बिकॉज टैमरिन ट्री अफ्रीका का एंडेमिक है, नॉट साउथ एशिया। सो स्टेटमेंट सेकंड इज आल्सो इनकरेक्ट। Statement 3, in India, most of the tamarind is collected as minor forest produce. इंडिया में most of the tamarind minor forest produce के तौर पर कलेक्ट किया जाता है, दिस इज करेक्ट। स्टेटमेंट 4, इंडिया एक्सपोर्ट tamarind एंड सीड ऑफ मोरिंगा, दिस इज राइट। इंडिया tamarind एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा एक्सपोर्ट करता है। स्टेटमेंट 5, सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड tamarind कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। मोरिंगा एंड tamarind के सीड्स को बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, दिस इज ऑल्सो राइट। सो करेक्ट आंसर इज बी। 3, 4, 5 स्टेटमेंट इज करेक्ट है। मोरिंगा इज अ डेसिडुअस ट्री, नॉट एवरग्रीन। Tamarind is a native to tropical Africa, not endemic to South Asia. Statement 3, 4, 5 are factually correct as per government export data and biochemical research. Question number 13. The vegetation of savanna consists of grassland with scattered small trees, but extensive trees have no trees. The forest development in such areas is generally kept in check by one or more or a combination of some conditions. Which of the following are such conditions? सवाना वेजिटेशन का जो
फॉरेस्ट डेवलपमेंट है किस किसके द्वारा इफेक्ट होता है? नंबर 1, burrowing animals and termites, this is wrong. Number 2, fire, yes, this is right. Number 3, grazing herbivores, this is right. Number 4, seasonal rainfall, this is right. Number 9, soil property, this is wrong. So correct answer is C. 2, 3 and 4 इसके correct है, other options wrong है. Explanation. Savanna are maintained by the interaction of climate, fire and herbivory. Fire prevent woody plant from dominating, while a seasonal drought and grazing keep the grass tree balance. More about savanna grassland. Savanna grassland से related यहाँ पर कुछ डिटेल हम डिस्कस करेंगे. Savanna grassland is a tropical grassland biome that represents a transitional zone between the humid tropical rainforest and arid hot desert. This is often referred as the Sudan type of climate. सवाना ग्रासलैंड जो होते हैं मेनली ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बायोम है जो कि सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट के नाम से भी जाने जाते हैं. क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक. द सवाना इज डिफाइंड बाय एक्सट्रीम सीजनलिटी, altering alternating season. It has a distinct hot weather season and a cool dry season. हॉट वेदर सीजन समर में होता है एंड कूल ड्राई सीजन विंटर में होता है. रेनफॉल. एनुअल रेनफॉल रेंज फ्रॉम 50 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर. दिस इज एनफ टू प्रिवेंट द एरिया फ्रॉम बिकमिंग अ डेजर्ट बट नॉट एनफ टू सपोर्ट अ डेंस फॉरेस्ट. सवाना फॉरेस्ट रीजन में एनुअल रेनफॉल 50 टू 150 सेंटीमीटर होना चाहिए सो दैट ये एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट ना हो सके. बट ये डेंस फॉरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए एनफ रेनफॉल नहीं होता है. टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर. यहाँ का जो टेम्परेचर होता है थ्रू आउट द ईयर हाई होता है, अबाउट 24 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है, विद अ हायर ड्यूनल रेंज देन द रेन फॉरेस्ट. वेजिटेशन फीचर्स क्या होते हैं? यहाँ पर ग्रास लैंड होता है, स्कैटर्ड ट्रीज यहाँ पर होते हैं. एडेप्टेशन. द बिग गेम कंट्री. सवाना इज ग्लोबली फेमस फॉर इट्स रिच एनिमल लाइफ which is why it is often called the big game country. सवाना फॉरेस्ट को बिग गेम कंट्री भी कहा जा सकता है बिकॉज यहाँ पर रिच एनिमल लाइफ होता है. हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, माइग्रेशन. यहाँ पर एनिमल कौन कौन से होते हैं उससे रिलेटेड है, कौन से एनिमल कहाँ माइग्रेट करते हैं. ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सवाना. अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया में है. Question number 14. With reference to the common carbon metric supported by UNEP, United Nations Environment Program, has been developed for. ये किसके लिए डेवलप किया गया है? It means UNEP के द्वारा सपोर्टेड कॉमन कार्बन मेट्रिक किसके द्वारा डेवलप किया गया है? करेक्ट आंसर इज ए. असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट्स ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में जितने भी बिल्डिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स को असेस करने के लिए कॉमन कार्बन मैट्रिक इस्टेब्लिश किया गया है. कॉमन कार्बन मैट्रिक इज अ प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय द सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड क्लाइमेट इनिशिएटिव ऑफ द यूएनईपी. कॉमन कार्बन मैट्रिक जो है वो यूएनईपी के सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड कॉमन क्लाइमेट के द्वारा डेवलप किया गया एक प्रोटोकॉल है. पर्पज. It provides a standard way to measure energy use and report greenhouse gas emission from building operations. बिल्डिंग ऑपरेशंस से ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है उसका रिपोर्ट ये प्रिपेयर करता है. फोकस. इट टारगेट द ऑपरेशनल फेज ऑफ बिल्डिंग, हीटिंग, कूलिंग, लाइटिंग रादर देन कंस्ट्रक्शन मटेरियल. क्वेश्चन नंबर 15. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. यहाँ पर 4 पेयर्स गिवन है. पेयर 1 एड्रियाटिक सी, लेफ्ट साइड में सी गिवन है और राइट साइड में कंट्री विद शोर लाइन गिवन है. विच ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्ट मैच. कौन कौन सा पेयर जो करेक्टली मैच है? देख सकते हैं यहाँ पर सभी पेयर का यहाँ पर अलग अलग विद पिक्चर डिटेल गिवन है. पेयर 1 करेक्ट है बिकॉज एड्रियाटिक सी जो है वो अल्बानिया के बॉर्डर पे है. हम देख लेते हैं एड्रियाटिक सी लेफ्ट साइड में वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन दी है, बट राइट साइड में इसका जूमिंग पिक्चर है. यहाँ पर ये एड्रियाटिक सी जो है स्पेशली ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है. कौन कौन सा कंट्रीज इसके साथ बॉर्डर है? इटली, स्लोवेनिया एंड क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जगोविना एंड यहाँ पर अल्बानिया. हम देख सकते हैं यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि
कौन सा किस कंट्री के बॉर्डर पे? अल्बानिया एड्रियाटिक सी को ज्वाइन करता है। सेकंड हम देख सकते हैं कैस्पियन सी। कैस्पियन सी का पहले हम लोकेशन देख लेते हैं। कैस्पियन सी वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन यहाँ है, राइट साइड में पिक्चर गिवन है और लेफ्ट साइड में इसका जूमिंग पिक्चर है। कजाकिस्तान के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, अदर कंट्री के साथ भी कैस्पियन सी बॉर्डर शेयर करता है, सच एज ईरान के साथ, तुर्कमेनिस्तान एंड रसिया के साथ भी बॉर्डर शेयर है, अजरबैजान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। तो सेकंड पेयर इज करेक्ट। थर्ड पेयर इज मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी का हम देख लेते हैं। मेडिटेरियन सी ये यहाँ पर मेडिटेरियन सी का डिटेल नहीं है। रेड सी का हम देख लेते हैं। रेड सी जो है वो यहाँ पर है। रेड सी, सीरिया डज नॉट बॉर्डर द रेड सी। क्वेश्चन में यही था कि सीरिया इसको बॉर्डर करता है नहीं। रेड सी के साथ सूडान, इरित्रिया, सऊदी अरेबिया, येमेन, ये सब इसको ज्वाइन करते हैं। बाकी यहाँ पर एक अटलांटिक ओशन का यहाँ पर ये मैप है और कौन कौन सा कंट्रीज इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, in the tropical zone the western section of the oceans are warmer than the eastern section owing to influence of trade wind। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ट्रेड विंड की वजह से ओशन के वेस्टर्न सेक्शन जो होते हैं वो ईस्टर्न सेक्शन के कंपेयर में वार्मर होते हैं। यस, दिस इज राइट, बिकॉज ट्रॉपिकल जोन में जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती हैं और ट्रेड विंड्स जिस डायरेक्शन में मूव करती हैं उस डायरेक्शन में जो वाटर होता है वो वार्मर होता है। स्टेटमेंट 2, in the temperate zone westerlies make the eastern section of ocean warmer than the western section। टेम्परेट जोन में वेस्टर्लीज की वजह से जो ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशन होता है वो वेस्टर्न सेक्शन के कंपेयर में वार्मर होता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज टेम्परेट जोन में जो ट्रेड विंड होती हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ब्लो होती हैं। यही वजह है कि ईस्टर्न सेक्शन जो होता है वो थोड़ा वार्मर होता है वेस्टर्न सेक्शन के कंपेयर में। सो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट करेक्ट। So let's discuss the detail. Why statement 1 is correct? Trade winds blow from east to west in the tropic। ट्रॉपिक में ये ईस्ट टू वेस्ट ब्लो करती हैं। दे पुश द वार्म सरफेस वाटर टुवर्ड द वेस्टर्न साइड ऑफ द ओशन बेसिन। ये जो ट्रेड विंड्स होती हैं ये ओशन सरफेस वाटर को टुवर्ड द वेस्ट ये पुश करती हैं। ऑन द ईस्टर्न साइड कोल्ड वाटर वेल अप रिप्लेस इट। ईस्टर्न साइड में जो कोल्ड वाटर होता है वो वेल्स अप होता है इसको रिप्लेस करने के लिए। वाई स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन टेम्परेट जोन द वेस्टर्लीज ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। टेम्परेट जोन में वेस्टर्लीज वेस्ट से ईस्ट की तरफ ब्लो करते हैं। दे कैरी वार्म वाटर टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशन। ये क्या करते हैं कि ये वार्म वाटर को ओशन के ईस्टर्न पार्ट की तरफ कैरी करते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्मिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ ओशन यूरोप। ट्रेड विंड से रिलेटेड यहाँ पर पूरा डिटेल गिवन है। मैकेनिज्म एंड ओरिजिन इसका क्या होता है, रोल ऑफ कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है, की कैरेक्टरिस्टिक क्या है ट्रेड विंड्स का, ये सब यहाँ पर गिवन है। ट्रेड विंड्स वर्सेस वेस्टर्लीज दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर ट्रेड विंड से रिलेटेड जियोग्राफी एंड इकोनॉमी इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये सब गिवन है। क्वेश्चन नंबर 17, पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। पर्माकल्चर फार्मिंग किस तरह से कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग से डिफरेंट है? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन। स्टेटमेंट 1, पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रीडोमिनेंट। पर्माकल्चर फार्मिंग जब किया जाता है इसमें मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस को डिस्करेज किया जाता है, जबकि कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग में मोनोकल्चर प्रैक्टिस को यहाँ पर मोटिवेट किया जाता है।
दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, कॉन्वेक्शनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज एन इंक्रीज इन द सॉइल सैलिनिटी, इसकी वजह से सॉइल सैलिनिटी बढ़ सकती है, बट द occurrence of such a phenomenon is not observed in the permaculture farming, permaculture farming में soil salinity नहीं बढ़ता। This statement is also correct। Statement 3, conventional chemical farming is easily possible in semi-arid regions, but permaculture farming is not so easy possible in such regions. This statement is wrong। Statement 4, practice of mulching is very important in permaculture farming। permaculture farming में mulching practice important है, but not necessary so in conventional chemical farming। This statement is correct। So correct answer is B, 1, 3, 4 statement correct है। So let's discuss the detail। Why statement 1 is correct? Permaculture relies on diversity and polyculture। permaculture जो है वो diversity and polyculture पर rely करती है। It means monoculture system को ये prevent करती है। Why statement 2 is correct? Chemical farming uses synthetic fertilizers and heavy irrigation, leading to salinization। Permaculture restores soil health naturally। Statement 3 is not correct। Permaculture is actually high effective in semi-arid regions because it focus on water harvesting and soil moisture retention। Permaculture practice जो है वो semi-arid regions में highly effective है। Permaculture system के अंदर water harvesting, soil moisture retention पर focus किया जाता है। Why statement 4 is correct? Mulching is a crop pillar of permaculture is to protect soil and reduce evaporation। Soil को protect करने के लिए, evaporation को reduce करने के लिए permaculture system में mulching एक core pillar होता है। यहाँ पर ये farming system के between difference given है। permaculture farming and chemical farming के between क्या difference है? Question number 18, with reference to the Global Ocean Alliance 30 by 30, consider the following statement। स्टेटमेंट 1, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। लिखा हुआ है कि IUCN का एक इनिशिएटिव है। दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये IUCN का इनिशिएटिव नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम का इनिशिएटिव है। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2, इट एम्स टू प्रोटेक्ट एट लीस्ट 30% ऑफ वर्ल्ड्स ओशन बाय 2030 थ्रू मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। ग्लोबल ओशन अलायंस 30 by 30 का जो मेन एम है वो मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज के थ्रू वर्ल्ड के अबाउट 30% ओशन को 2030 तक 30% प्रोटेक्ट करना है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 2। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल। The Global Ocean Alliance was launched by United Kingdom, not IUCN। It is a UK-led initiative aimed at protecting 30% of the ocean by 2030 to reverse biodiversity loss। बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिवर्स करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ग्लोबल ओशन अलायंस एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है जिसके अंदर 2030 तक 30% ऑफ ओशंस को प्रोटेक्ट करने का टारगेट रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, R2 code of practices constitute a tool available for promoting the adoption of, correct answer is A, environmentally responsible practices in the electronics recycling industry। R2 code of practices ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए अडॉप्ट किया गया। R2 मीन्स responsible recycling standard is specifically designed for the electronics recycling industry। It provides a common set of process, safety measures and documentation requirement for the business that repair or recycle used electronics। क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर 5 स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1, क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क एंड रन देम। क्लाइमेट ग्रुप एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लार्ज नेटवर्क बिल्ड करके क्लाइमेट एक्शंस को ड्राइव करता है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज पार्टनरशिप विद क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च अ ग्लोबल इनिशिएटिव EP100। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने क्लाइमेट ग्रुप के साथ पार्टनरशिप नहीं किया है। स्टेटमेंट 3,
EP100 brings together over 100 energy initiative companies committed to renewing their renewable energy target and accelerating the transition to a net zero company. This statement is correct. Statement 4. Some Indian companies are member of EP100. This is right. Statement 5. International Energy Agency is secretary to the under two coalition. This is wrong. So correct answer is B. 1, 3 and 4 statement is correct. So let's discuss the detail. Why statement 2 is incorrect? EP100 was launched by the Climate Group in partnership with the Alliance to Save Energy. EP100 क्लाइमेट ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया है बट अलायंस टू सेव एनर्जी के पार्टनरशिप के साथ. Why statement 5 is incorrect? The climate group, not the IEA, serve as the secretary to the under two coalition. Statement 1, 3 and 4 are correct. Several Indian companies like Mahindra and Dalmia Cement are member of EP100. Question number 21. Which one of the following is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? इनमें से कौन सा क्रॉप है जो कि मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड का एक एंथ्रोपोजेनिक सोर्स हो सकता है? करेक्ट आंसर इज राइस. So let's discuss the detail. Methane CH4 flooded rice field, paddy field create an anaerobic conditions in the soil. Flooded rice field जो होते हैं वो सॉइल में अनएरोबिक कंडीशंस क्रिएट करते हैं. अनएरोबिक कंडीशंस मींस ऑक्सीजन पुअर कंडीशन यहाँ पे क्रिएट करता है. दिस लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बाय मैथोजेनिक बैक्टीरिया. मैथोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से यहाँ मीथेन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा वहाँ पर मीथेन प्रोडक्शन होगा. नाइट्रस ऑक्साइड N2O. The heavy use of nitrogen-based fertilizers in the rice cultivation, combined with the altering, wetting, and drying of the soil, facilitated nitrification and denitrification process, releasing N2O. Because राइस फील्ड में नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर का हैवी यूज किया जाता है और वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ द सॉइल ये अल्टरनेटली होता रहता है. इसके साथ जब ये नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर मिक्स होते हैं देन नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस यहाँ पर लीड होता है जिसकी वजह से नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है. While other crop contribute, rice is globally recognized as the leading agricultural source for both of these potent greenhouse gas. ग्रीनहाउस गैस के लिए यहाँ पर राइस एक एग्रीकल्चर है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है. क्वेश्चन नंबर 22. In the case of which one of the following biogeochemical cycle, the withering of rock is the main source of release of nutrients to enter the cycle? Correct answer is C. Phosphorus cycle. Unlike the carbon or nitrogen cycle, which have a gaseous phase in the atmosphere, phosphorus cycle is sedimentary cycle. नाइट्रोजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल के अंदर क्या होता है एटमॉस्फेयर में गैसेस का फेज होता है जबकि फॉस्फोरस साइकिल जो होता है ये ओनली सेडिमेंट्री साइकिल है. Phosphorus is primarily stored in phosphate rock. It is released into the soil and water through the process of withering of these rock over long period. Question number 23. Which of the following are detrivores? Detrivores वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अदर एनिमल के डेड पार्ट पर ग्रो करते हैं. इनमें से कौन कौन सा डेट्रीवोर्स है? पिक्चर गिवन है. अर्थवोर्म, अर्थवोर्म का पिक्चर गिवन है. अर्थवोर्म डेट्रीवोर्स है बिकॉज ये अदर एनिमल के बॉडी पार्ट पर ग्रो करते हैं. जेलीफिश डेट्रीवोर्स नहीं है. मिलीपीड्स ये डेट्रीवोर्स हैं एंड सी हॉर्सेस डेट्रीवोर्स नहीं है. वुड लाइस ये डेट्रीवोर्स हैं. सो करेक्ट आंसर इज सी. 1, 3, 5 ये डेट्रीवोर्स ऑर्गेनिज्म है. Detrivores are organisms that feed on dead and decaying organic matter. Dead and decaying organic matter पर जो organism ग्रो करते हैं इन्हें detrivores कहा जाता है. Earthworm, millipedes and wood lice are classic example of terrestrial detrivores that help in soil formation. Detrivores soil formation में भी help करते हैं. Jellyfish and sea horses are predators, consumer in the marine food chain. They do not primarily feed on detritus. Question number 24. With reference to the New York Declaration on Forest, with which one of the following statement are correct? New York Declaration on Forest से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है. यहाँ पर 5 स्टेटमेंट गिवन है. स्टेटमेंट 1. It was first endorsed at the United Nations Climate Summit in 2014. 2014 में
यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट के द्वारा पहली बार इसको एंडोर्स किया गया, दिस इज राइट। स्टेटमेंट 2, इट एंडोर्सेस अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट लॉस को एंड करने के लिए ग्लोबल टाइमलाइन पर ये फोकस करता है, दिस इज राइट। स्टेटमेंट 3, इट इज लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन नहीं था। नंबर 4, इट इज endorsed by governments, big companies and indigenous communities, yes, गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज के द्वारा इसको एंडोर्स किया गया। स्टेटमेंट 5, इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट ईस्ट इंसेप्शन, दिस इज रॉन्ग, इसके इंसेप्शन के ड्यूरिंग इंडिया सिग्नेटरी मेंबर नहीं था। सो करेक्ट आंसर इज ए 1 2 4 इसके करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल। व्हाई स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट? इट इज अ वॉलंटरी पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट ये एक वॉलंटरी पॉलिटिकल डिक्लेरेशन था, इट मीन्स नॉन लीगली बाइंडिंग था। व्हाई स्टेटमेंट 5 इज इनकरेक्ट? इंडिया इज नॉट a signatory to the New York Declaration on Forest. Declaration aims to halve deforestation by 2020 and end it by 2030. जो डिक्लेरेशन था, टारगेट था कि 2020 तक डिफोरेस्टेशन को हाफ किया जाएगा एंड 2030 तक इसको एंड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, magnetite particles suspected to cause neurodegenerative problems are generated as environmental pollutants from which of the following? मैग्नेटाइट पार्टिकल्स जो होते हैं वो न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स के लिए कॉज बनते हैं, और ये किसके थ्रू जनरेट किया जाता है? ब्रेक्स ऑफ मोटर्स व्हीकल, दिस इज राइट। इंजन ऑफ मोटर व्हीकल, दिस इज राइट। माइक्रोवेव स्टोव विद इन होम्स, दिस इज राइट। पावर प्लांट, दिस इज राइट। टेलीफोन लाइन्स, दिस इज राइट। सो करेक्ट आंसर इज डी, 1 2 3 4 5 सभी के थ्रू मैग्नेटाइट पार्टिकल्स यहाँ पर रिलीज होते हैं। मैग्नेटाइट पार्टिकल्स, magnetite nanoparticle can be generated by almost all friction based और combustion based process। जितना भी फ्रिक्शन बेस्ड और कंबशन बेस्ड प्रोसेस हैं सभी के थ्रू मैग्नेटाइट नैनो पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। दे आर फाउंड इन द व्हीकल ब्रेक वियर, इंजन कंबशन एंड लार्ज स्केल पावर प्लांट। Interestingly, they can also be generated by domestic appliances like the microwave stove and even via electromagnetic field from power telephone lines, which is why the all of the above option was correct. Question number 27. With reference to the United Nations Convention on to Combat Desertification (UNCCD), consider the following statement. यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1, इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, इट हैज अ स्पेशल फोकस ऑन साउथ एशिया नॉर्थ अफ्रीका रीजन and its secretary facilitate the allocation of major financial resources to these regions, this is wrong। Statement 3, it is committed to a bottom-up approach, encouraging the participation of local people in combating desertification and land degradation, this is right because यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ये बॉटम अप अप्रोच के लिए कमिटेड है और लोकल पीपल के पार्टिसिपेशन को ये एनकरेज करता है। सो करेक्ट आंसर इज सी, 1 एंड 3 स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। So let's discuss the detail. Why statement 2 is incorrect? While the UNCCD does focus on affected areas, it does not have a special focus exclusive on South Asia and North Africa in a way that the Secretariat allocated major financial resources specifically to them. Financial mechanisms like the Global Environment Facility are used globally. Why statement 3 is correct? A unique feature of the UNCCD is its emphasis on bottom-up approach involving local communities and NGOs in the decision-making process. Question number 28. Consider the following. Bacteria, fungi, virus. Which of the above can be cultured in an artificial synthetic medium? इनमें से किस किस को आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम में कल्चर किया जा सकता है? करेक्ट आंसर इज ए, 1 एंड 2। बैक्टीरिया एंड फंगाई को आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम में कल्चर किया जा सकता है, बट वायरस को आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम में कल्चर नहीं किया जा सकता। Bacteria and fungi, these are living organisms that can grow on artificial media like agar plates, provided they have the right nutrients। बैक्टीरिया एंड फंगाई जो होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड ये आर्टिफिशियल मीडिया में भी ग्रो कर सकते हैं। वायरसेस, दीज आर ऑब्लिगेट
intracellular parasite. They cannot grow on artificial synthetic media because they require a living host cell. इनके ग्रोथ के लिए लिविंग होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट होती है, सच एज प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 28, विद रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पाम ऑयल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट गिवन है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट फाइंड करने हैं। स्टेटमेंट 1, पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। ये साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव है, दिस इज रॉन्ग, अफ्रीका का नेटिव है। स्टेटमेंट 2, palm oil is a raw material for some industry producing lipstick and perfume, this is right। Statement 3, palm oil can be used to produce biodiesel, this is right। So correct answer is B। 2 and 3 statement इसके correct हैं, 1 statement wrong है। So let's discuss the detail। Why statement 1 is incorrect? The palm oil tree is native to West Africa, ये West Africa का native है, not Southeast Asia। Through though Indonesia and Malaysia are currently the world's largest producer, इंडोनेशिया एंड मलेशिया वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल है प्रेजेंट में। वह स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। पाम ऑयल इज a versatile ingredient used in cosmetics such as lipstick, soaps and a feedstock for sustainable biodiesel production। Thanks for watching this video।